आशा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय जिसका नाम है भाषा व्याकरण तथा लिपि पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 1, 2 और 3 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। सभ्यता के आरंभ में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वह इशारों से ही अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे उसने पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिन्ह बनाने शुरू किए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। समाज में भाषा का बहुत महत्व है। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों तथा विचारों को अपनी अपनी बोली द्वारा प्रकट करता है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर करता है। संसार में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर करता है। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों को, विचारों को अपनी अपनी बोली के द्वारा प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं जिसमें बताया गया है किस प्रकार वार्तालाप हो रही है। अरे परी, तुम भी पार्क में खेलने आई हो? ऋचा, मैं प्रतिदिन यहाँ सैर करने आती हूँ। यहाँ पर इस पिक्चर में अपने भावों को आदान प्रदान कर बोलकर और सुनकर अपने भावों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में परी और ऋचा एक दूसरे से बोलकर व सुनकर अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं और दूसरे के भाव समझ रही हैं। दादाजी अखबार पढ़कर संसार की घटनाओं के बारे में जान रहे हैं। दूसरे चित्र में बोर्ड पर लिखकर बताया गया है कि फूल तोड़ना मना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। यह भाषा की परिभाषा है। समाज में रहने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले बोलने की भाषा का आविष्कार किया। यह भाषा का मूल रूप है। भाषा का मूल रूप क्या है? बोलने की भाषा। जिस प्रकार हम भाषा को बोलते हैं, किंतु दूर रहने वाले लोगों से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना बहुत ही कठिन था। इसलिए लिखने की भाषा का जन्म हुआ। जब वह बात करते हैं, हम जब बोलते हैं तो सामने जो व्यक्ति होता है उसको तो स्पष्ट समझ में आ जाता है। यदि अपने बोलना है, हमें कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अगर व्यक्ति सामने नहीं है तो यह मुश्किल होता है। हम उसे इशारों में बोलकर या समझा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिखकर उसको पहुंचाना होता है। लिखी हुई बात को वह सामने वाला समझता है। तो इस वजह से लिखने की भाषा का भी जन्म हुआ। भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है: बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर।
ये चारों भाषा के कौशल कहलाते हैं। ये चारों भाषा के क्या कहलाते हैं? कौशल कहलाते हैं। भाषा का विकास होने के कारण हमें इनके दो रूप दिखाई देते हैं। जब भाषा का विकास हुआ तो हमें इनके दो रूप दिखाई दिए। पहला, कथित या मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप होते हैं भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। पहला, कथित या मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे कथित या मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे भाषण देना, भाषण सुनना, टेलीफोन पर बातें करना और सुनना, रेडियो सुनना, अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना, संगीत सुनना आदि। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे पत्र लिखना, पढ़ना, कविता कहानी लिखना और पढ़ना, मोबाइल से संदेश भेजना तथा पढ़ना, ईमेल लिखना और पढ़ना आदि। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने भावों को, जो हमारे मन में विचार हैं, उनको जब हम बोलकर सामने वाले को प्रकट करते हैं, जब हम उसे बताते हैं, बोलते हैं, तो दूसरा उन भावों को, विचारों को सुनता है और सुनकर उसे समझता है। तो वह क्या कहलाती है? वह मौखिक भाषा कहलाती है, या हम उसे कथित भाषा भी कह सकते हैं। कथित यानी कही हुई बात, मौखिक भाषा कह सकते हैं या कथित भाषा भी कह सकते हैं। जैसे भाषण देना, भाषण सुनना, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। टेलीफोन पर बातें करना, जब हम टेलीफोन पर बातें करते हैं तो हम बोलते हैं और सामने जो है व्यक्ति वह उसे सुनता है, तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। रेडियो पे जो हम सुनते हैं वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अध्यापक, जो टीचर होती है, क्लास में हमें पढ़ाती है, वह क्या है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। संगीत सुनना, जो हम संगीत सुनते हैं वह किस में के अंतर्गत आता है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, भाव हैं, उनको हम लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे पत्र लिखना, पत्र लिखा जाता है, उसे जब कोई पढ़ेगा तो वह आपके भावों को, विचारों को समझेगा, तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। मोबाइल से संदेश भेजना, कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, कहानी लिखना, यह सभी क्या है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ईमेल भेजना, जब आप ईमेल लिखकर भेजते हैं तो उसे सामने वाला पढ़ता है और आपकी लिखी हुई बात को समझता है, तो यह सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रभाषा। संसार में अनेक देश हैं और प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। भारत में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम आदि भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती हैं। संसार में अनेक देश हैं और सभी की अपनी अपनी देश की अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। भारत में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम आदि भाषाएं अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती हैं। किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है।
अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाएं हैं। भारत में अंग्रेजी का भी पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों के द्वारा, जो राष्ट्र में ज़्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा के स्थान पर रख दी जाती है, या ये कह सकते हैं कि वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाएं हैं। राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वह 22 हैं, जिनमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, मैथिली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती, कोंकणी शामिल हैं। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित जगहों पर जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं वह भाषा बोली कहलाती है। स्थानीय लोगों द्वारा बातचीत के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह बोली होती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, राजस्थानी, मगही, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि कई ऐसी बोलियां हैं जिसका प्रयोग भारत के अलग अलग प्रदेशों में होता है। इसका कोई भी लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, राजस्थानी, मगही, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि सभी यह क्या हैं? बोलियां हैं। इनका प्रयोग भारत के अलग अलग प्रदेश में होता है। लिपि। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। उन चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों के उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि होती है। इस प्रकार किसी भी भाषा के सीखने की विधि का ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसकी जो भी ध्वनि होती है उसके कोई ना कोई चिन्ह ज़रूर होते हैं। उन चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों के उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि होती है। जिस विधि द्वारा वह चिन्ह लिखे जाते हैं उस विधि को लिपि कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। जिस भाषा में हम लिखते हैं, लिखने की जो विधि होती है या तरीका होता है वह उस भाषा की लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है तथा उसके लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। यहाँ कुछ भाषा दी गई है और उसकी लिपि दी गई है। तो आइए देखते हैं किस भाषा की कौन सी लिपि है। हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। उर्दू और अरबी भाषा की फारसी लिपि है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा को नियमों में बांधकर उसे शुद्ध रूप प्रदान करता है। भाषा नियमों में
बांधकर व्याकरण को शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी भाषा को हम शुद्ध जब तक नहीं बोल पाएंगे, लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे, जब तक हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। पढ़िए तथा समझिए। हिरन दौड़ रही है। मेरी यह है पुस्तक। लड़का छत में गिर गया। ऊपर दिए गए वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इनमें पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, दूसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, तीसरे वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। तीनों वाक्य के शुद्ध रूप हैं। हिरन दौड़ रहा है, यह मेरी पुस्तक है, लड़का छत से गिर गया। उपयुक्त उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है तथा भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला ही वाक्य की शुद्धता को परख सकता है। जिसे व्याकरण का ज्ञान होता है वही वाक्य को शुद्ध तरीके से परख सकता है, पहचान सकता है। व्याकरण के अंग पढ़ेंगे अब हम। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यह हम वर्ण विचार हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो आज हमने प्रथम अध्याय भाषा, व्याकरण तथा लिपि पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।